Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने काफी डिटेल में जान लिया है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके लॉज क्या होते हैं। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन वाले पार्ट को भी फुल डिटेल में कवर कर लिया है। केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, क्या होती है, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना चाहिए, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, बैलेंसिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ये सभी बातें हमने की थी और सभी टॉपिक्स पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में जो हमारा बचा है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारी ये केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती हैं, इनका सोर्स क्या है, कैसे हो रही है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, इनकी बातें डिटेल में करेंगे। हमारे क्लास 10th में 5 से 6 केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़नी है, तो उनको आज हम पूरा कवर कर लेंगे। फिर इस टॉपिक पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बड़ी इजी सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, सबसे जल्दी जो समझ में आती है वो यही है। इसमें कुछ नहीं होता, जो हमारे एलएचएस साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एलएचएस साइड्स में एलिमेंट होते हैं, वो कंबाइन होंगे। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कंबाइन होकर हमेशा क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बुलाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बुलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए जरा एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन। The reaction in which two or more substance combine to form a single substance of a combination reaction। देखिए ये कह रहे हैं वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बुलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुलाते हैं। जैसे कि देखिए क्या हुआ बेटा, ये जो हमारा ए था ये कंबाइन हुआ बी के साथ, ए क्या हुआ, बी के साथ कंबाइन हुआ, इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, इन दोनों ने रिएक्ट करके बना लिया ए बी प्रोडक्ट। यहीं पे देखिए एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी गई है हमारी, आपका एक हाइड्रोजन कंबाइन हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों ने कंबाइन होकर क्या दे दिया हमें, एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, दैट इज H2O। उसके बाद आइए और भी एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, जैसे कि CaO कंबाइन हुआ किसके साथ, वाटर के साथ, दैट इज H2O। और ये क्या बना देगा बेटा, ये आपका बना देगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे आपको जानने वाली बात क्या है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। CaO का एक अलग नाम है बेटा, CaOH के होल ट्वाइस का भी एक अलग नाम है, तो इनको हमें बड़े अच्छे से समझना है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो बेटा जी CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुलाते हैं क्विकलाइम। क्या बुलाते हैं हम, क्विकलाइम। और CaOH को हम बुलाते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बुलाएंगे भाई हम इसको, स्लेग्ड लाइम। और ये कहाँ यूज होती है, ये जो CaOH है ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है। तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू अ क्विकलाइम। क्या होगा जब हम क्या करें, वाटर को ऐड कर दें क्विकलाइम में। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, क्या बन जाएगा हमारा, स्लेक्लाइम बन जाएगा, जिसे हम कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। एक और देखिए, अभी हमने क्या किया, क्विकलाइम में वाटर मिलाया, अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारी क्विकलाइम में CaO में हम क्या मिला देते हैं, CO2 मिला देते हैं। इससे क्या मिल जाएगा, इससे बेटा हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम और क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाते हैं मार्बल। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझना बहुत इजी है, आ भी गया होगा। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम क्या बुला रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुला रहे हैं।
याद रखने वाला क्या है, ये रिएक्शंस। पहली कौन सी रिएक्शन है भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा वाटर। हमारा जो वाटर बन रहा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए ही बन रहा है। फिर हमने देखा हमारी स्लेक्ड लाइम का बनना। स्लेक्ड लाइम कैसे बन रही है, क्विक लाइम में जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो स्लेक्ड लाइम बन रही है। फिर हमने थर्ड रिएक्शन देखी जिसमें क्या हो रहा है भाई, हमारे मार्बल का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जब क्विक लाइम में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी मार्बल का फॉर्मेशन हो रहा है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम चलते हैं अब आगे। ये देखिए बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपके अलग अलग कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम और सल्फाइड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताई कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होकर वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, स्लेग्लाइम बन जाएगी। ये वही रिएक्शंस आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आ जाइए डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा जी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जो बातें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोली थी उसके जस्ट अपोजिट बातें हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोला था, उसमें हमने बोला था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंगल रिएक्टेंट टू या मोर देन टू प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बुला रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बुला रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि मैम ये हो कैसे रहा है, ये जो हमारा रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है एक सिंगल कंपाउंड, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये किसके हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ तो हमने एनर्जी दे रहे होंगे, जादू तो है नहीं कि ये अपने आप टूट जाएगा। तो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कि हम किसका यूज करके इस कंपाउंड को, इस रिएक्टेंट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इस बेसिस पर हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है थ्री टाइप्स की। कितने टाइप्स की हो जाती है, थ्री टाइप्स की। फर्स्ट कौन सा है बेटा, अगर हम आपकी सनलाइट का यूज करके क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज करके इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इस रिएक्टेंट को, तो उसे हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और इस कंपाउंड के ब्रेक डाउन होने से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो होती है उसमें क्या हो रहा है, हम हीट का यूज करके क्या कर रहे हैं, इस रिएक्टेंट को, इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम बुलाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको अब समझ में आ गई होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब समझने वाली बात क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, प्लस हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आ जाइए जरा। Those reaction in which compound splits into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। वो रिएक्शन जिसमें आपका कंपाउंड क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बुला रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बुला रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, एक AB नाम का कंपाउंड था, हमने इसे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, इसको क्या हो गया बेटा, ये A प्लस बी में आपका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। इसके ये देखिए, ये रही आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। देखिए जो बातें मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है यहाँ पर। When the decomposition reaction carried by heating, then it is called thermal decomposition reaction। अगर आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की हेल्प से हो रही है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बुलाएंगे। जैसे कि देखिए एक FeSO4 नाम का क्या था, कंपाउंड था। क्या था, FeSO4 नाम का एक कंपाउंड था। इसको जब हमने क्या किया बेटा, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, इसको हमने जैसे ही हीट प्रोवाइड करी, ये किस में टूट गया, ये Fe2O3 SO2 और SO3 में ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद देखिए इसमें एक चीज और याद रखने वाली है, FeSO4 को हम क्या बुलाते हैं, इसको हम आयरन सल्फेट क्रिस्टल बुलाते हैं। और ये कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहे हैं ये काफी ज्यादा पूछी जाती हैं,
क्योंकि कई आपकी ऐसी रिएक्शंस आ जाती हैं जिसमें आपको यहाँ पे लिख देंगे सब्सटेंस एक्स, जो कि क्या है, ग्रीन कलर का है। अब बताइए जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये चीजें मिल रही हैं, अब आइडेंटिफाई करिए सब्सटेंस एक्स क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये कलर वाली इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। और देखिए बेटा, जो मैंने आपको बताया ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो एग्जांपल्स को भी तो हम अपोजिट कर सकते हैं। हमने क्या किया था, वहां पे आपके मार्बल को बनाया था, यहाँ पर हम मार्बल को तोड़ देते हैं। वहां पे हमने मार्बल बनाई थी, कैसे बनाई थी, क्विकलाइम में हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी थी तो हमारी मार्बल बन गई थी। अब लो भाई, हम क्या करते हैं, इस मार्बल को हम कर देते हैं हीट, तो ये क्या होगा, फिर से हमारे क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये क्या है, हमारे सभी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। When decomposition reaction takes place by the action of electricity, it is called electrolysis. जब हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बुलाते हैं थर्मल इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है, ऐसी आपकी रिएक्शंस को हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बुलाते हैं, या आपके डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन भी बुला सकते हैं, जो आपको पसंद है वो बुलाएं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका वाटर H2O, ये देखिए H2O को हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे बेटा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ये फिर से किस में टूट जाएगा, H2 + O2 में टूट जाएगा। फिर क्या है आपका NaCl, इसके हम क्या करेंगे, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करेंगे तो बेटा ये भी किस में टूट जाएगा, Na+Cl2 में टूट जाएगा, जो कि हम बैलेंसिंग सीख चुके हैं। तो अब सभी इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाइए फोटोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, decomposition reaction which takes place by the action of light is called photolytic reaction. फोटोलिटिक रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपके लाइट के एक्शन में हो रही है, उसे हम बुलाते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन। इसको यूज कहाँ करते हैं बेटा जी, तो इसको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। AgCl को बेटा जी, AgCl को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो ये Ag+Cl में टूट जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, कलर्स। इसमें बेटा जो AgCl होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर बेटा जो Ag है ये सिल्वर या फिर ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, और क्लोरीन आपका बेटा येलो ग्रीन कलर का होता है, जो कि हम इसे येलोइश ग्रीन बुलाने लगते हैं। कलर्स लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए, एक और एग्जांपल है आपका इसका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसके थ्रू अगर हम क्या करेंगे बेटा, इसको अगर हम सनलाइट में जाके रख देंगे तो ये किस में टूट जाएगा बेटा, तो ये आपका Ag+Br2 में टूट जाएगा। AgBr का बेटा जो कलर होता है वो होता है येलो, या फिर हम बोल सकते हैं पेल येलो। Ag का कलर अभी हमने देखा क्या होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है। तो हर रिएक्शन में सेम ही होगा, बदल नहीं जाएगा जब तक कंपाउंड नहीं बदल रहा है। ठीक है, और आपका जो Br है, ब्रोमीन है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, रेड ब्राउन रेडिश ब्राउन जो बोलना है वो हम बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको यूज करते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये देखिए बेटा, और एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये देखिए आपके हीट के हेल्प से हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो रही है, ये सनलाइट के हेल्प से हो रही है ना। देखिए इससे ये आपकी हीट का साइन होता है, ये जो डेल्टा, इसको डेल्टा बुलाते हैं, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी सनलाइट। ठीक है, इन सब के हेल्प से क्या हो रही है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन पूरी की पूरी बेटा डिपेंडेंट होती है पावर पर। जिसके पास ज्यादा पावर
वो जीत गया, जिसके पास कम पावर वो कंपाउंड से बाहर निकल गया। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड है तो एलिमेंट ज्यादा होंगे, तो उस कंपाउंड में दो एलिमेंट होते हैं, वो कंपाउंड किसी एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और वो एलिमेंट देखते हैं कि इस कंपाउंड में जो तो एलिमेंट है वो बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना है और एक के साथ मुझे करनी है फ्रेंडशिप, और वो कर भी लेता है। वो उन दोनों की फ्रेंडशिप को ब्रेक करके खुद जाके कंपाउंड में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है और उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए हम इसे बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड किसी के साथ रिएक्ट किया, जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया उसने क्या किया, उन दोनों उस कंपाउंड में जो दो एलिमेंट हैं उनको अलग कर दिया। उनको जैसे ही अलग किया वो जाके दूसरे के साथ जुड़ गया और जो एक सब्सटेंस को अलग हटा के अलग कर दिया। मैम ये हो कैसे रहा है कि आपका वो जो आपका एलिमेंट है वो हटा कैसे पा रहा है, क्योंकि उसके पास पावर है। मैम हमें कैसे पता चलेगा वो पावरफुल है उनसे या नहीं है? आपको ऐसे पता चलेगा, आपकी बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है जो कि आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सबसे ऊपर, फिर ऐसे 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 है ना, पोटेशियम सोडियम ऐसे करके एक पूरी दी गई है। तो उसको लर्न करके हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा पावरफुल है। जो सबसे ऊपर वो सबको डिस्प्लेस कर देगा अपने कंपाउंड से, फिर ऐसे ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी जो पावर है, उनकी रिएक्टिवनेस है, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इन्हीं रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुलाते हैं। आइए बेटा अब जरा हम पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। Those reaction in which one element takes the place of other element, क्या कह रहे हैं, वो रिएक्शन जहां पे आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंपाउंड किससे बनता है, कंपाउंड आपके एलिमेंट से बनता है। ये कंपाउंड क्या था, ये आपका अच्छा खासा, इस कंपाउंड में ए और बी एलिमेंट थे। इस कंपाउंड ने क्या किया, ऐसे ही सोचा चलिए हम रिएक्शन करते हैं, तो ये सी के साथ रिएक्ट किया। एक इस कंपाउंड को पता नहीं था जो सी एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही ये ए बी कंपाउंड सी एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ, सी ने क्या किया, इस कंपाउंड में से ए को कर दिया डिस्प्लेस और बी और सी बना लिया। ए को कैसे डिस्प्लेस कर पाया, क्योंकि वो ए से बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिव क्या है मैम, कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा ये एलिमेंट इससे ज्यादा रिएक्टिव है? एनसीईआरटी की बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, हमें पहले वो लर्न करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि ये आपका एलिमेंट इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है और उस कंपाउंड में खुद जाके फिट हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ये रही आपके और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। हमने ऊपर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन के, उसमें हमने देखा था जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्शन जैसे ही हम आयरन से करा देते हैं, फिर हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वो हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है। ये कैसे हो गया, जादू? जादू तो नहीं हुआ, क्या हुआ है देखिए बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो एक कंपाउंड था, इसमें क्या क्या था, इसमें कॉपर था और सल्फेट था। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आयरन के साथ की रिएक्शन। इन्हें नहीं पता था आयरन है बहुत ज्यादा रिएक्टिव। आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके कंपाउंड से कर दिया डिस्प्लेस और सल्फेट के साथ जाके खुद जुड़ गया। अब अगर कंपाउंड चेंज हो गया है तो कलर तो चेंज होगा ही, इसलिए जो कॉपर सल्फेट हमारा पहले ब्लू कलर का हुआ करता था, इसमें आयरन मिलाने के बाद ये कैसा हो गया, येलो कलर, सॉरी ग्रीन कलर का हो गया। कैसा हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया और कॉपर को इसने क्या कर दिया, अलग से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी थी जहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, तब
मतलब हमने रीजन नहीं बताया था कि ये कलर चेंज क्यों हुआ है, तो वो हमने अब समझ लिया। ये देखिए आपके और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसमें आपको काफी सारी डिस्प्लेसमेंट दी गई है। इनको आप एक बार रीड आउट कर लेना, इससे ज्यादा ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिस रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात कर रहे थे वो ये रही, जो कि आपकी बुक में दी गई है, जिसमें आपका देखिए बताया गया है पोटेशियम क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम होता है, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड ब्लू। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड क्या है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। अब ये मैम लर्न कैसे करें, इसी ऑर्डर में कैसे करें, तो इसके लिए छोटी छोटी कई ट्रिक्स हैं, तो मैंने भी आपकी एक डाल रखी है, देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव्स द गोल्ड। एक छोटी सी टेक्निक है जिसमें आपके जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं वो मैच कर रहे हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये मैंने जो अभी आपका जस्ट समझाया। CuSO4, इसमें लर्न करने वाला क्या है, कलर्स, जो कि ब्लू कलर का होता है, एंड देन ZnSO4, अच्छा ये जिंक के साथ दी गई है, मैंने आयरन के साथ बताई थी, ठीक है। ये आपका जो ZnSO4 बनता है ये कलरलेस बनता है, कॉपर का कलर आपको पता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर देखिए एक और रिएक्शन दी गई है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट को ही लिया है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई है मैग्नीशियम के साथ। कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात है, मैग्नीशियम कॉपर से बहुत ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, MgSO4 बना लेगा और Cu अलग निकल जाएगा, ठीक है। आ जाइए अब आगे चलते हैं। अब आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था और खुद जाके उसके कंपाउंड में फिक्स हो जा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो दो नए प्रोडक्ट बनेंगे, दो दो सब्सटेंस क्या होंगे हमारे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और दूसरे के साथ क्या होंगे, जाके जुड़ जाएंगे। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जिनकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यही आपका लिखा हुआ है, those reaction in which compound react by exchange of ions forming a new compound are called double displacement reaction। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। देखिए क्या था, AB एक कंपाउंड था और एक कंपाउंड था हमारा CD, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों आपस में हुए कंबाइन, मतलब इनके बीच में हुई केमिकल रिएक्शन। कंबाइन होने पर क्या हुआ, ए हमारा जाके जुड़ गया डी के साथ और सी हमारा किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ। ये क्या हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन द सॉल्यूशन वन ऑफ द प्रोडक्ट द इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट आउट। देखिए बेटा, आपने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इन रिएक्शन में बेटा जो एक प्रोडक्ट हमारा होता है ना, वो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मतलब अब ये क्या है नया, प्रेसिपिटेट कुछ नहीं है बेटा, एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, ये कहीं भी डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये बीकर के बॉटम में जाकर सेपरेट हो जाता है। इसलिए हम ये चीज कह सकते हैं, जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनमें हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं। क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कहीं भी डिसॉल्व नहीं होता है और बीकर के बॉटम में जाकर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है। देखिए जैसे कि आपकी ये दिखाई गई है, AgNO3 कंबाइन हुआ NaCl के साथ, क्या किया इसने, कंबाइन होकर एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, आपका Ag जाकर जुड़ गया Cl के साथ और Na जाकर जुड़ गया NaNO3 के साथ।
AgCl जो कि इसमें बनेगा एक नया कंपाउंड जो कि आपका कैसा होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। देखा, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर इसमें एक जो प्रोडक्ट मिला वो हमें प्रेसिपिटेट मिला और एक हमें क्या मिला, NaNO3 मिला। एक और देखिए BaCl2, ये किसके साथ कंबाइन हुआ, ये कंबाइन हुआ Na2SO4 के साथ। इनसे क्या मिलेगा, इनसे हमें मिलेगा BaSO4 और NaCl। BaSO4 कैसा होगा, आपका जो BaSO4 होगा ये होगा आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा Ag जो है वो हमारा Cl के साथ ही जुड़ेगा। ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं इन पर चार्ज कैसे डेवलप होता है। ये बातें मैम कब पढ़ी थी, ये हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि हमारे जो एटम्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम इन्हें आयन बुलाने लगते हैं। चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर क्या हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। मैम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्यों कम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे किसी भी एटम को क्या होना है, स्टेबल होना है। और एटम के स्टेबल होने के लिए एक रूल होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो हमारा एटम क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज को और ले रहा है, इस वजह से क्या होता है, उस एटम पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है अपने अंदर से खुद को स्टेबल करने के लिए, मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज को अपनी बॉडी से रिलीज कर रहा है, इस वजह से उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम बैलेंसी बुलाते हैं। ये बातें हमने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ी थी। इसीलिए इस रिएक्शन में लिख रखा है आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आपको समझना क्या है कि ये चार्ज डेवलप्ड कैसे होते हैं। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, चार्जेस डेवलप होते हैं। इतना अगर आपको पता है तो ये रिएक्शंस बहुत इजीली क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, इन्हें एक बार देख लेंगे। उसके बाद आ जाइए, एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमारी नाम में ही इसका पूरा पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। वो रिएक्शंस जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक और डेफिनेशन है, अगर किसी रिएक्शंस में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी हम उसे क्या बुलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बुलाएंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही आपकी बातें लिखी हुई हैं। The addition of oxygen to a substance is called a oxidation. किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना उसे हम क्या बुला रहे हैं, ऑक्सीडेशन बुला रहे हैं। The removal of a hydrogen from a substance is also called oxidation. किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो अगर हमें किसी रिएक्शन में फाइंड आउट करना है कि ये ऑक्सीडेशन है या नहीं है तो हम क्या देखेंगे, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, देखिए आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल। और देखिए एक और एग्जांपल दिया है CH3OH। ये आगे चल के इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया CH2O plus H2। मतलब कि क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ से आपका हाइड्रोजन कम हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। काफी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है।
ये आपके कुछ और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट, अब अगर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ ली है तो हम जान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन में हेल्प करवा रहे हो। मतलब कि क्या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हैं? बिल्कुल। तो मैम हमने ऑक्सीडेशन की तो दो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस भी होते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बुला रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुला रहे हैं। एक और बात पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस व्हिच रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उन्हें भी हम क्या बुलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुलाएंगे। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो रिडक्शन बहुत आसानी से आ जाएगी। आइए, रिडक्शन जो होती है जस्ट अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एक और बात पढ़ लेते हैं। The removal of oxygen to a substance is also called reduction. और अगर किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो भी हम उसे क्या बुलाएंगे, हम उसे रिडक्शन ही बुलाएंगे। देखिए अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं। ZnO, जिंक ऑक्साइड हमारे कंबाइन हुए किसके साथ, कार्बन के साथ। आगे चल के क्या बना, आगे चल के जिंक बना और CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं जिंक का रिडक्शन हुआ है? क्यों? क्योंकि जिंक में से ऑक्सीजन हो गया है रिमूव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आ जाइए आगे जान लेते हैं। H2 प्लस I2। H2 क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन जो है कंबाइन हुआ आयोडीन के साथ। क्या बना लिया इसने, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया। क्या आयोडीन का रिडक्शन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्यों? क्योंकि आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब अगर रिडक्शन पढ़ लिया है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिडक्शन में हेल्प करा रहे हों, मतलब कि ऑक्सीजन को रिमूव करा रहे हो और हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हो, ऐसे सब्सटेंस को हम बुलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। The substance which gives the hydrogen for a reduction is called a reducing agent, या फिर the substance which remove oxygen is also called a reducing agent। चलिए आइए आगे की बातें हम कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए बेटा कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बुलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे हो रहा है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously as referred to as redox reaction। ठीक है, वो रिएक्शन जहां पे हमारा एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बुलाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आ जाइए अब बातें कर लेते हैं वैलेंसी की। वैसे मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है वैलेंसी क्या होती है। आपको ये चीज पता होगा, एक एटम होता है, अभी मैंने बताया वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसी एटम से कम हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो क्या होगा, उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके गेन या लॉस हो रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो रिएक्शन हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होगी, यही होती है वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। और कंबाइन कौन हो रहा है? कंबाइन हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। क्यों कंबाइन हो रहे हैं? स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हर एटम को होना है स्टेबल, और उसे अगर स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आइए अब पढ़ लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। The number of electrons present in the outermost shell of an atom is called an valency. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे उसे हम वैलेंसी बुलाएंगे। और वही इलेक्ट्रॉन्स हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अंदर के सेल के रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं, वही लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन में। द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट of atom to give or accept or share the electrons to receive the stability or the octet rule। ये हो क्यों रहा है? क्यों एटम लॉस हो रहे हैं, क्यों गेन हो रहे हैं, या फिर क्यों शेयरिंग हो रही है? एट लास्ट हर एटम को क्या होना है? स्टेबल होना है। स्टेबल कब होगा? जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? ये लिखा हुआ है। Atom would be stable if their last shell or the valence shell there are 8 electrons in except helium। कोई भी एटम बेटा आपका तब स्टेबल होगा लास्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में। लास्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल बुलाते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तब हम कहेंगे वो हमारा स्टेबल है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। बेटा फाइनली हमने कर लिया है हमारे चैप्टर को खत्म। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आपको पढ़ने के लिए बचा हो। आपके एनसीईआरटी में आपका रेंसिडिटी और कुछ टॉप कोरोजन ये सब चीजें और दी गई हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो हमारी डिलीटेड है। जो सिलेबस हमारा आ रहा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर इतना हमने कर लिया है तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं कि हमें समझ कितना आया। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें बताना है ये जो कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस को देखकर हमें बताना है कि इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। आइए जरा बताते हैं। ए था आपका एक एलिमेंट, ये कंबाइन हुआ बी और सी आपके कंपाउंड के साथ। आगे चल के जैसे ही कंबाइन हुआ ये क्या बन गया? एसी बन गया और बी अलग हो गया। मतलब कि ए ने क्या किया? बी को डिस्प्लेस करके उसके कंपाउंड में जाकर फिट हो गया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए और बी कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं? सी को बना रहे हैं। ए और बी कंबाइन होकर सी को बना रहे हैं, मतलब कि दो एलिमेंट, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये किसकी डेफिनेशन थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है? कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ देखिए और क्या हो रहा है? PQRS, ये दोनों कंपाउंड कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना लिया? PS और RQ बना लिया। दो दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दो दो नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बिल्कुल। क्या है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आ जाइए A2O3, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ? B के साथ। क्या मिला आगे चल के? B2O3 और ये 2 अलग हो गया। फिर से ये क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
क्यों? क्योंकि हमारे बी ने ए को क्या कर दिया, उसके कंपाउंड से कर दिया डिस्प्लेस। आई थिंक सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे सॉल्व होती हैं आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसकी हम बातें कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बताना है ये जो रिएक्शंस हैं इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है और किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी पढ़ लें, फिर उसके बाद बताते हैं। Those reaction in which addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance takes place are called as reduction। अभी हमने पढ़ा कि रिडक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रही हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो उसे हम बुलाते हैं रिडक्शन। देखिए जरा यहाँ क्या हो रहा है, Fe2O3 किसके साथ कंबाइन हुआ, एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हुआ और एल्यूमिनियम से क्या बना दिया, Al2O3 बना लिया। मतलब कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया क्या, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट में जाके जुड़ गई ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, आयरन के साथ देखिए जरा क्या हो रहा है, आपके रिएक्टेंट में था Fe2O3, जैसे ही रिएक्शन हुई आगे चल के सिर्फ रह गया F ही, रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और आगे चल के क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम का यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और आयरन का हो रहा है रिडक्शन। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी टाइम पर रिडक्शन भी हो रहा है। आ जाइए आगे पढ़ते हैं। Fe2O3 getting reduced to Fe and aluminum is getting oxidized to Al2O3। ये बातें अभी हमने समझ ली। आ जाइए यहाँ पर देखते हैं PbO, ये आपका देखिए लेड ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हुआ, कार्बन के साथ कंबाइन हुआ। क्या बन गया, आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन पहले अकेला था, आगे चल के ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। PbO लेड ऑक्साइड था, आगे चल के सिर्फ लेड रह गया, मतलब Pb का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। वही चीज लिखी हुई है, PbO is reduced to Pb and carbon is oxidized to carbon dioxide। तो फाइनली इस चैप्टर को हमने कर लिया है सभी तरीके से खत्म। इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, हमने सभी टॉपिक्स को देखा, हमने केमिकल रिएक्शन जाना, केमिकल इक्वेशन जाना। आज के क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी पढ़ लिया है, जिसमें हमने कौन सी पढ़ी, कॉम्बिनेशन पढ़ी, डिकम्पोजिशन पढ़ी, डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन जाना, रिडक्शन जाना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे लास्ट में आके हमने वैलेंसी और ऑक्टेट रूल भी देख लिया। इतना देखने के बाद हमने इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए। तो ये चैप्टर फाइनली हो गया है हमारा खत्म। होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज अब इस लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।